सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। अब हम चर्चा करते हैं उन विशेष गुणों की जिनके बारे में वेबर कहते हैं कि इन कारणों से जो है जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना प्रभुत्व जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। तो नौकरशाही को एक प्रभुत्व के रूप में हम जो है वो देखते हैं और किन दो गुणों की वजह से नौकरशाही अपना प्रभाव जमा पाती है। उनमें सबसे पहले उसने रखा है निर्वैयक्तिक विलग्नता, यानी कि जिसे उसने अपनी भाषा में साइन एरा एक स्टूडियो यानी कि पर्सनल डिटैचमेंट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना है। पर्सनल डिटैचमेंट यानी कि पर्सनली वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होगा, ठीक है। एक डिटैचमेंट उसका पर्सनल रहेगा, जिसे हम इम्पर्सनैलिटी कहते हैं, निर्वैयक्तता, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो एक ब्यूरोक्रेट है वो प्यार, घृणा, ठीक है, राग, द्वेष, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, भावनाओं, इन सबसे शून्य होकर अपना निर्णय लेगा। यानी कि उसको जब कोई डिसीजन लेना है तो वो किसी भी प्रकार का उसके दिमाग में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, किसी भी तरीके की फीलिंग जो है उसके मन में प्यार की, घृणा की, राग की, द्वेष की, लोभ, मोह, किसी भी तरीके की फीलिंग उसके अंदर नहीं होंगी। और इन सारी फीलिंग से वो अपने आप को डिटैच करेगा, पर्सनली वो डिटैच रहेगा, पर्सनली वो इन सब चीज़ों से विलग रहेगा, दूर रहेगा और इन सब से दूर होकर जो है वो निर्णय लेगा। इसलिए वेबर लिखते हैं, क्योंकि वो ये कहता है कि यदि ये सारी चीज़ें हुई, प्यार, घृणा, राग, द्वेष, मोह, माया, ममता, ये सारी चीज़ें रहीं तो वो जो है अतार्किकता को जन्म देंगी, इरेशनलिटी को जन्म देंगी और गलत निर्णय लिए जाने की संभावना बनेगी। और निर्णय सही हो, नियम आधारित हो, क्योंकि हर चीज़ नियम आधारित होना है। तो ये तभी संभव है जब एक ब्यूरोक्रेट स्वयं को जो है वो अमानवीकृत करता जाए। अमानवीकृत मतलब जो मानव स्वभाव की जो कमियां हैं, हर मानव में 6 मुख्य कमियां होती हैं, राग, द्वेष, मोह, माया, मोह, है ना, घृणा। तो ये जितने भी जो किसी भी मनुष्य में जो एक कमियां होती हैं, स्वाभाविक कमियां होती हैं, उन सब से वो स्वयं को दूर करेगा, यानी कि जिसे वो कहता है अमानवीकृत करना। तो वो कहता है कि जितना ब्यूरोक्रेसी स्वयं को अमानवीकृत करती चली जाएगी उतना ही लक्ष्य को प्राप्त करने में, संगठन का जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में वो सफल रहेगी। तो नौकरशाही जो संगठन है उसका लक्ष्य प्राप्त हो सके ये तभी संभव है जब ब्यूरोक्रेट्स स्वयं को भावना शून्य या यूँ कहें अमानवीकृत कर लें। जिस हद तक को नौकरशाह स्वयं को भावना शून्य अमानवीकृत करता चला जाएगा, ठीक है, फीलिंग्स को दरकिनार करके नियम आधारित पालन करेगा, तो वो संगठन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त होता चला जाएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको वेबर कहता है वह है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है वस्तु को महत्व रखना। वस्तुनिष्ठ मतलब, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि हमारे दिमाग में वस्तु है, ना कि व्यक्ति, है ना, जिसे हम कहते हैं नियम आधारित व्यवहार। वो उसके दिमाग में नियम है, नियम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। यदि नियम अलाउ करता है तो वो ये नहीं देखेगा कि वो व्यक्ति जो है वो ताकतवर है, शक्तिशाली है या कमज़ोर है, ठीक है, गरीब है। यदि नियम अलाउ करेगा तो वो लाभ देगा, और यदि नियम अलाउ नहीं करेगा तो व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वह नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। इसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठ होना, ऑब्जेक्टिव होना। तो कहता है कि एक ब्यूरोक्रेसी को सब्जेक्टिव होना होता है, वस्तुनिष्ठ होना होता है, उसकी नज़र में नियम कानून महत्वपूर्ण होता है, ना कि व्यक्ति। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति है,
वो किसी गांव में गया है टीका लगाने के लिए, ठीक है, उसको एक टीका लगाना है या कोई ड्रॉप देनी है, ठीक है, और एक ही ड्रॉप है और एक प्रधान का बच्चा है, एक किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा है, तो उसको ड्रॉप देनी है। तो अब वो जो है किसी का पक्ष नहीं ले सकता, उसकी नज़र में दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि प्रधान यदि उस पर दबाव डाले, अब चूंकि प्रधान एक कहीं ना कहीं गांव का एक ताकतवर व्यक्ति होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्रभुत्व रखता है, संभव है कि वो उस पर दबाव डाले। तो ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि उस व्यक्ति की नज़र में वो गरीब का बच्चा और प्रधान का बच्चा दोनों जो हैं वो बराबर हैं, भेदभाव नहीं करेगा। अब यदि ऐसी कंडीशन है तो वो किसी को भी ड्रॉप नहीं देगा, अगले दिन वो वापस जाएगा और नेक्स्ट डे जब भी वो आएगा, नेक्स्ट टर्न में जब भी वो आएगा, दोनों के लिए अपना जो है वो ड्रॉप लेके या टीका लेकर आएगा। तो एक चीज़ क्लियर समझ में आ गया कि ब्यूरोक्रेसी भेदभाव नहीं करती, वो भावना शून्य होती है। और चूंकि वो भेदभाव नहीं करती, इसलिए आम जनता जो है उसके दिल में वो अपनी जगह बना लेती है, स्वीकारता, व्यापक स्वीकारता बना लेती है। आज भी यदि आप देखें तो एक जो जिलाधिकारी नाम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम की जो एक संस्था है, आज भी अमूमन आप देखेंगे तो जनता के दिल में आज भी एक विश्वास है उस पद के लिए कि वहाँ भेदभाव नहीं होता। आपने अमूमन आम व्यक्तियों को भी देखा होगा, जब भी उनको कोई समस्या आती है, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता है, तो व्यक्ति सबसे पहले यही विचार करता है कि नहीं, डीएम साहब से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपने विश्वास को बनाकर रखा है। एक आम व्यक्ति को जब भी ये लगता है कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए, तो वो न्याय उसके दिमाग में है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पद नहीं देखती, ब्यूरोक्रेसी नियम देखती है। नियम यदि कोई ताकतवर व्यक्ति ने नियम विरुद्ध कार्य किया है तो उसे जो है सजा होगी, पनिशमेंट मिलेगा। इट डजंट मैटर कि वो व्यक्ति जो है वो कितना पावरफुल है। तो ब्यूरोक्रेसी व्यक्ति को महत्व नहीं देती, ठीक है, नियम को महत्व देती है। और नियम यदि अलाउ करता है तो वो उस बेनिफिट को देगा, और नियम यदि अलाउ नहीं करता है तो बेनिफिट नहीं देगा। और इसी के कारण जो है उसको जो है वो व्यापक स्तर पर एक एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, स्वीकारता मिलती है। लोग स्वीकार करते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और अपना प्रभुत्व जो है वो आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लेती है लोगों के दिल में, लोगों के मन में, लोगों के जेहन में ये बात बैठ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ उसको जो है उसको न्याय मिलेगा। इसलिए वेबर कहता है, क्यों वो बार बार इस बात को कहता है कि कोई भी समाज जो एक बार नौकरशाही से प्रशासित हो जाता है, इसके किसी और अल्टरनेटिव के विषय में, किसी अन्य विकल्प के बारे में वो विचार नहीं करता। सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि इन दोनों गुणों के कारण, यानी कि निर्व्यक्ति विलग्नता यानी कि इम्पर्सनलिटी के कारण, वो जो है लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता है। इसी को उसने कहा आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी, लौह पिंजरे की तार्किकता, ठीक है। तो आयरन केज जब हम इसको कहते हैं तो इस आयरन केज का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट है, तो आयरन केज एक्चुअली द स्टेट ऑफ आइसोलेशन व्हेन अ ब्यूरोक्रेट्स आइसोलेट फ्रॉम ऑल इमोशंस। जब व्यक्ति, एक ब्यूरोक्रेट अपने आप को सभी इमोशन से, सभी भावनाओं से, सभी फीलिंग्स से स्वयं को दूर कर लेता है, ठीक है, भावना शून्य होता है, इमोशनलेस हो जाता है, अपने आप को सारे इमोशन से वो दूर कर लेता है, आइसोलेट हो जाता है, तब वो आइसोलेशन की जो स्टेट, आइसोलेशन माने सब चीज़ों से दूर, तो आइसोलेशन की वो जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड द आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी। और वो जब तक आयरन केज में नहीं आएगा तब तक वो रेशनल भी नहीं हो सकता। तो रेशनैलिटी बनी रहे, तार्किकता बनी रहे, इसलिए वो उसने कहा कि ये रेशनल अथॉरिटी है, ठीक है ना, तार्किक विधिक सत्ता। तो तार्किक विधिक सत्ता का मतलब भी ये है कि आयरन केज मतलब अपने आप को उसने सभी इमोशन से दूर कर लिया है। और दूसरा क्या विशेष गुण है? दूसरा विशेष गुण है ज्ञान का। तो अभी मैं जरा इसके विषय में और बता दूं तो वास्तव में क्या है कि जब वो नियम आधारित व्यवहार करता है तो विधि के शासन की स्थापना करता है, जिसमें विधि के समान संरक्षण
ठीक है, हम कहते हैं, तो विधि के शासन की यानी कानून के शासन की स्थापना करता है। कानून के शासन की स्थापना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आप को जो है वो इम्पर्सनल कर ले, ऑब्जेक्टिव कर ले और इम्पर्सनलिटी अपने अंदर ले आए, सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाए अपने इमोशन से, और सिर्फ नियम को महत्व दे, व्यक्ति को नहीं। और इस तरह से जो है वो लोगों के दिल में विधि के शासन की प्रति जो है वो एक आस्था जगा देता है, और लोगों के दिल में जो है वो ब्यूरोक्रेसी बैठ जाती है। दूसरा एक और जो विशेष गुण है जिसके कारण नौकरशाही अपना प्रभुत्व आधिपत्य स्थापित कर लेती है, वो है उसका ज्ञान, विजन। इसमें दोनों तरीके के ज्ञान आते हैं। तो विशेषज्ञ ज्ञान है, ठीक है, जिसे हम स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि एक ब्यूरोक्रेट को सेलेक्ट होने के लिए एक कठोर चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है 1.5-2 साल की, आपने देखा है जैसे भारत में IAS और PCS की जो परीक्षाएं होती हैं, विशेषकर UPSC की जो परीक्षा है, तो कितना एक मतलब जो चयन प्रक्रिया आप पूरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक भारी ज्ञान की आवश्यकता और एक परफेक्ट पर्सनालिटी की जो है आवश्यकता होती है। जब सारी चीज़ों से वो एक शेर है जैसे कि खुशगवार महक सुर्ख रंगत पंखड़ियों की नज़ाकत, जब सारी चीज़ मिलती हैं तब गुलाब बनता है। खुशगवार महक सुर्ख रंगत पंखड़ियों की नज़ाकत, जब सारी चीज़ मिलती हैं तब गुलाब बनता है। यानी कि एक सिविल सर्वेंट जब एक सेलेक्ट होता है एक IAS के रूप में, तो वो जो है वो परफेक्ट हो चुका होता है अपने नॉलेज, अपने व्यवहार, इन सब चीज़ों से, तब जाके उसका एक चयन होता है एक सिविल सर्वेंट के रूप में। तो चयन से पहले ही, सिलेक्शन मतलब जब तक हुआ है उससे पहले ही उसका जो ज्ञान है वो काफ़ी मतलब अच्छे स्तर पर हो चुका होता है देश दुनिया के विषय में। और उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाता है तब सेवा के दौरान उसमें उसकी ट्रेनिंग भी है, ठीक है। और सेवा के दौरान जो है, चूँकि एक ब्यूरोक्रेट को डेली जनता से जो है वो इंटरेक्ट होना होता है, और उसकी जो और हर डिपार्टमेंट से वो जुड़ा होता है, तो सारे डिपार्टमेंट से और एक आम जनता से जुड़े होने की वजह से उसका जो सेवा ज्ञान है, सर्विस जो उसकी नॉलेज है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। तो अपने जो स्पेसिफिक नॉलेज है जो उसकी जो चयन से वो मतलब चयन से पूर्व जो उसको थी और चयन होने के बाद जो उसने अपनी नॉलेज इकट्ठी की, वो सब चीज़ों के से जुड़कर जो है जो उसका एक ज्ञान, जो उसका जो डोमेन है नॉलेज का, वो असाधारण हो जाता है। और अपनी उस असाधारण, ठीक है, एक्सेप्शनल अपनी एबिलिटी की वजह से वो इतना ताकतवर हो जाता है कि जो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका जो कि बॉस है, वो उसका स्वामी बन जाता है, उसका भी बॉस हो जाता है। कैसे? बॉस तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही होती है, राजनीतिक कार्यपालिका ही होती है, लेकिन वो अपने नॉलेज की वजह से, अब देखिए एक जो मंत्री है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में है, वो एक जो है एक विचार देता है कि भाई हमको इस तरह से करना है, ठीक है। उस विचार को एग्जीक्यूट कौन करता है? सिविल सर्वेंट। उसकी पॉलिसी बनाने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ जो है वो सिविल सर्वेंट करता है, ब्यूरोक्रेट करता है। और पॉलिसी कैसे बनेगी, चूंकि उसको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। समाज में एक मतलब शुरू से जो है वो जब तक वो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुंचता है, उसकी नॉलेज जो है वो इतनी बढ़ चुकी होती, प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी बढ़ चुकी होती, तो जो वो पॉलिसी बनाता है वो कहीं ना कहीं जो है वो जनता के कल्याण के लिए होती हैं। तो अपनी नॉलेज और अपने एबिलिटी की वजह से वो इतना प्रभुत्व बना लेता है कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी के एग्जीक्यूशन तक हर जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट छाया रहता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो कि जिसका मालिक जो है, जिसका स्वामी जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यानी मंत्री है, वो उनके ऊपर भी आधिपत्य स्थापित करता है अपने नॉलेज और ज्ञान की वजह से। इसलिए जो है नौकरशाही को उसने एक प्रभुत्व के रूप में वेबर ने लिया है। तो रही बात इसकी कि जो बात वेबर कह रहा है वो प्रैक्टिकली किस हद तक सच है, तो देखिए यदि हम देखें मतलब प्रैक्टिकली हम देखें तो आज भी आप देखिए कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी के एग्जीक्यूशन तक हर जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं और अपने नॉलेज, अपनी एबिलिटी, ठीक है, अपनी योग्यता से जो है
वो प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात वेबर ने कही है वो प्रैक्टिकली हम होते हुए देखते हैं। तो इस वजह से इन दोनों यानी कि इम्पर्सनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और विज़न के अपने ज्ञान की वजह से जो है वो आधिपत्य स्थापित कर लेता है और जनता के बीच में अपने एक जगह बना लेता है जनता के दिल में, और लोगों को लगता है कि नौकरशाही जो है वही उसकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। और इसलिए वो कहता है कि जब भी कोई देश ब्यूरोक्रेसी से शासित हो जाता है, गवर्न हो जाता है, तो वो अपने किसी और अल्टरनेटिव के विषय में, किसी अन्य विकल्प के बारे में विचार ही नहीं करता, सोचता ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी के सारे जो है एलिमेंट, सारे गुण, सारी प्रॉपर्टीज़ बताएं कि क्या क्या एक ब्यूरोक्रेसी में उसने जो है अपना जो एक आइडियल टाइप दिया, आदर्श प्रारूप जो दिया, उसमें किन किन पैमानों को उसने रखा है। और कहीं ना कहीं ये जो मैंने आज जो आपको समझाया है ये तो इसको अपने दिमाग में, जेहन में बिठा कर रखिएगा। अब हम ने ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझ लिया कि ब्यूरोक्रेसी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं। वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, और वेबर ने जिस ब्यूरोक्रेसी की संकल्पना की है, कल्पना की है, जो उसने एक आइडियल टाइप बनाया है, वो किस हद तक जो है हमें वर्तमान में मिलता है, और जो ब्यूरोक्रेसी आज हमें दिखाई देती है वो वेबर की ब्यूरोक्रेसी से किस हद तक डिफरेंट है। अब जिस बात को वेबर कहता है कि एक ब्यूरोक्रेट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्वयं को उसे समस्त भावनाओं से, राग, द्वेष, पूर्वाग्रह से मुक्त कर लेना चाहिए और केवल नियम आधारित व्यवहार करना चाहिए, उसे व्यक्ति को महत्व नहीं देना चाहिए, ये किस हद तक जो है वो एप्लीकेबल हैं, किस हद तक ये सच हैं, और ये जो डेविएशन है फ्रॉम द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी से, वो हमको समझना है कि इज देयर एनी डेविएशन और नॉट, वहाँ से कोई विचलन है, कोई विस्थापन है, कोई अंतर है या नहीं है, तो किस हद तक है। तो इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो अगले वीडियोज़ में मैं ब्यूरोक्रेसी की जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उस पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा नौकरशाही के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा करूंगा, और नौकरशाही का जो वर्तमान स्वरूप है वो वेबर की नौकरशाही से किस हद तक डिफरेंट है, और क्या संभावनाएं हैं नौकरशाही में, क्या और चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। जिस आयरन केज की वो कल्पना करता है कि एक जो ब्यूरोक्रेट जो होगा वो अपने आप को सभी प्रकार के इमोशन से आइसोलेट कर लेगा, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, ठीक है। और यदि संभव नहीं है तो उससे ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या कमियां आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी आपके दिमाग में यदि कोई प्रश्न है, कोई चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो जो मेरी भाषा है वो आपकी आसानी से समझ में आए, इसलिए दोनों ही भाषाओं का लगभग इस्तेमाल करता हूं। इसके बावजूद भी यदि किसी शब्द को लेकर आप यदि समझ नहीं पाए हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड को, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नौकरशाही की कमियाँ और दोष के विषय में। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।